हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे भूकंप के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बने हैं आपके प्रीवियस ईयर में। आरआरबी के कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, या फिर आपका कोई भी टेक्निकल वाले एग्जाम हो, सभी में आपका जो जीके जीएस पूछा जाता है। तो ज्योग्राफी का हम कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भूकंप के बारे में डिस्कस करेंगे। भूकंप से क्वेश्चन पूछा गया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में से किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से भूकंपीय क्षेत्र कितने हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो अगर बात की जाती है तो इसको रखा गया क्षेत्र नंबर 5 में रखा गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो आपका भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत 5 के अंतर्गत रखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। भूकंप का अर्थ है पृथ्वी के कंपन से होता है। बिल्कुल सही बात है, पृथ्वी के कंपन को ही भूकंप कहा जाता है। भूकंप से उत्पन्न तरंगों को भूकंपीय तरंगे कहा जाता है। ये तो आप जानते भी होंगे। एक होती है प्राइमरी तरंगे, एक होती है सेकेंडरी तरंगे, एक होती है एल तरंगे, जिन्हें PSL तरंगे भी कहते हैं। यानी प्राइमरी तरंगे, सेकेंडरी तरंगे, एल तरंगे होती हैं। आगे बात करते हैं जो पृथ्वी की सतह पर गति करती हैं, जिन्हें सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। भूकंप केंद्र, वो जहाँ भूकंप केंद्र स्थित होता है उसे हाइपोसेंटर कहा जाता है, या फिर अवकेंद्र कहा जाता है उसे। जहाँ जाता है भूकंप की संवेदनशीलता को देखते हुए भारत को 4 जोन में बांटा गया। कितने में भी है? 4 जोन में बांटा गया। तो सिस्मिक जोन सेकंड है, सिस्मिक जोन थर्ड है, फिर फोर्थ है, फिर फिफ्थ है। इन सब में सबसे संवेदनशील सिस्मिक जोन आपका जोन नंबर 5 है, जिसके अंतर्गत आपका अंडमान निकोबार के साथ साथ आपका जम्मू कश्मीर आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड, गुजरात का कच्छ, यूपी, बिहार के क्षेत्र शामिल है। यहाँ रिक्टर स्केल पर 8 से 9 तीव्रता वाले भूकंप आने की संभावना होती है। अगला सवाल आपसे पूछा गया, किसे प्लेट विवर्तनी का जनक कहा जाता है। तो आपके इनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर नाम है। क्या नाम है? अल्फ्रेड वेगनर नाम है। इन्हें प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। कुछ बातचीत करते हैं। यहाँ पर 1967 में इन्होंने दिया था। मैकेंजी, मॉर्गन एवं पार्कर ने पूर्व के उपलब्ध विचारों को समन्वित कर प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार पृथ्वी का स्थलीय दृढ़ भूखंड विभिन्न प्लेटों से निर्मित है। प्लेटें स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के दुर्बलता मंडल पर विभिन्न दिशाओं में संचलन करती हैं। प्लेटों के एक दूसरे के सापेक्ष होने वाले संचलन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को प्लेट विवर्तनी कहा जाता है। सुनामी का अगला सवाल है, सुनामी का विनाशकारी रूप, जिसे भूकंप, समुद्री लहरें भी कहा जाता है, सामान्यतः वाले भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। मतलब कितनी तीव्रता से उत्पन्न वाले को सुनामी के रूप में जाना जाता है। तो यानी 7.5 तीव्रता से अधिक वाला जो भूकंप होता है वो सुनामी के अंतर्गत गिना जाता है। सुनामी, जो जापानी सुनामी अंग्रेजी शब्द सुनामी, जापानी भाषा के 2 शब्दों TSU और फिर लिखा है TSU, जो आपका हार्बर होता है, इसका अर्थ हार्बर होता है अर्थात बंदर का, और नामी होता है वेव यानी तरंग से संबंधित होता है। सुनामी वे सागरी तरंगे हैं जो तटीय भागों में प्रभावित करती हैं, बड़े पैमानों पर विनाश करती हैं। अधिकांश सुनामी भूकंपों से ही पैदा होती हैं। ये सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं जब महासागरीय नितल पर 7.5 रिक्टर पैमाने से अधिक तीव्रता का भूकंप आता है, तो नितल पर बड़े पैमाने पर हलचल मच जाती है। उसके ऊपर जल के संतुलन बिगड़ जाता है। एक यहाँ से आपका सवाल पूछा गया कई बार कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए विनाशकारी सुनामी का कारण भूकंप ही था। अगला सवाल, कौन सा पृथ्वी के भीतर के कंपनों का अध्ययन करता है। तो भूकंप विज्ञान ही कहा जाता है, जिसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है। सिस्मोलॉजी कहा जाता है। और सेलेनोलॉजी क्या होता है? सेलेनोलॉजी आपका चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। और इक्थाइलोलॉजी क्या होता है? जिसमें मछली का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान की यह शाखा होती है। और आपका ग्राफोलॉजी क्या होता है? हस्तलेखन विज्ञान को ग्राफोलॉजी कहा जाता है। भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो भूकंप के दौरान आपका भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, ठीक है। और भूकंपीय तरंगों की अगर बात की जाती है तो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है प्राथमिक, जो आपकी अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, और दूसरी वाली अनुप्रस्थ अथवा गौड़ तरंगें होती हैं, जो आपकी सेकेंडरी वेव्स होती हैं।
और सरफेस और लॉन्ग पीरियड वेव्स होती हैं जिन्हें धरातली तरंगे कहा जाता है, जिन्हें एल तरंगे भी कहा जाता है, लॉन्ग पीरियड वेव्स कहा जाता है। और ये प्राइमरी अथवा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं और सेकेंडरी ये आपका ट्रांसवर्स वेव कहलाती हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। कौन सी सबसे तीव्रता वाली भूकंपीय तरंगे हैं? सबसे तीव्रता वाली भैया भूकंपीय तरंगे मानी जाती हैं वो आपकी प्राथमिक तरंगे मानी जाती हैं, फिर आपका सेकेंडरी वेव्स, फिर आपका एल वेव्स मानी जाती है। प्राथमिक भूकंपीय तरंगों की चाल सबसे तीव्र 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। वाह भैया, ठीक है, देखो कितनी होती है। ये तरंगे ध्वनि की भांति अनुदैर्ध्य होती हैं। अच्छा भैया, अनुदैर्ध्य होती हैं जो प्राथमिक वेव्स होती हैं। उच्च घनत्व वाली चट्टानों में इनकी गति 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये ठोस, द्रव तथा गैसीय पदार्थों में भी ये ट्रैवल कर सकती हैं। किसमें ठोस, द्रव, गैस तीनों में कर सकती हैं। अगला सवाल, किस भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? अनुप्रस्थ भैया किस में होता है? तो आपका सेकेंडरी वेव्स में होता है। ठीक है, देखो अच्छे सवाल इसने पूछे। सेकेंडरी वेव्स मतलब एस में आपका अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। एस तरंगे तरंगों अनुप्रस्थ विस्थापन होता है। पी तरंगों के पश्चात एस तरंगे पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं। यही कारण है कि इन्हें द्वितीयक तरंगे तथा गौड़ तरंगे भी कहते हैं। ये केवल ठोस माध्यम में गमन करती हैं। ओनली भैया ओनली सॉलिड में गमन करेंगी। ये प्रकाश तरंगों के समान अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। जो प्राइमरी वेव्स होती हैं वो आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में कणों का कंपन दोलन तरंगों की दिशा के लंबवत होता है। अगला सवाल, भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन होता है? ये जस्ट अभी करा गया। कौन सी तरंगे? एस तरंगे होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें कहा जाता है सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है। कौन सा सुनामी का कारण नहीं होता है? मृदा अपरदन, फिर भूकंप, फिर ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्र के अंदर भूस्खलन। तो इन सभी से होता है जो सुनामी, और इनसे भी होता है, इससे नहीं होता। मृदा अपरदन से इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। आगे बात करते हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कह रहा है इसकी लंबाई 40,000 किलोमीटर है। पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में स्थित है। अच्छा, अगला सवाल क्या कह रहा है? तीसरा ऑप्शन दे रहा है, पैसिफिक रिम जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटों को कवर करता है। यह सक्रिय ज्वालामुखी की एक बेल्ट है। तो ये तो सही है, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन गलत है। पैसिफिक रिंग मुख्यतः जो है सक्रिय ज्वालामुखी की बेल्ट है जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट से होते हुए अलास्का के एल्यूटियस द्वीप से गुजरती है। इन्होंने क्या लिखा है? पूर्वी तटों से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर गलत लिख दिया। या एशिया के पूर्वी किनारों को पार कर न्यूजीलैंड तक जाती है, या अंटार्कटिका के उत्तरी छोर पर समाप्त होती है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत विश्व के लगभग 63% भूकंप आते हैं। कुल लंबाई के 40,000 किलोमीटर है। पृथ्वी पर 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में भूकंप का सीधा संबंध प्लेटों के अभिसरण, ब्रशन, ज्वालामुखी सक्रियता से होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो ये वृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? वृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। अच्छा, ठीक है, थोड़ा देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक ही छेद में होते हैं तो उस समय सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण ज्वारीय उभार अधिकतम होता है। इसे वृहद ज्वार भाटा कहते हैं। इस दशा में सूर्य तथा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक ही दिशा में कार्य करता है। यह माह में 2 बार पूर्णिमा तथा अमावस्या के समय ही उत्पन्न होते हैं। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किसमें भैया? तो ये रिक्टर स्केल में मापी जाती है। किस पे? रिक्टर स्केल पे मापी जाती है। रिक्टर स्केल की अगर बात की जाती है तो 1935 में इसकी खोज होती है। किसने खोजा? तो अमेरिकी वैज्ञानिक थे, इनका नाम है चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने खोजा। और रिक्टर पैमाने या पैमाना 1 से 9 तक के अंकों के आधार पर भूकंप की तीव्रता को मापा जा सकता है।
जहाँ 1 को न्यूनतम तीव्रता तथा 9 को अधिकतम तीव्रता को दर्शाता है। भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के पिघलने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है? भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के पिघलने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है? उसे विवर्तनीय भूकंप कहा जाता है। विवर्तनीय भूकंप कहा जाता है। टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहा जाता है। के अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। अगला बात करते हैं। नहीं क्या था? सिस्मोलॉजी सही तो है। अगला सवाल कौन सी घटना भूकंप का कारण नहीं होती है? तो टिड्डियों के हमले। यार इसमें क्या मतलब है? इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, भूकंप का कारण बनती है, ठीक है, तो बनती है यार, ठीक है, तो ये भी नहीं है। भूकंप, तूफान भी, चंद्रग्रहण, आपका ज्वालामुखी विस्फोट से ही तो भूकंप आता है। तो कौन सा? डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, ये वाला सही होगा, डी ऑप्शन। भूकंप भूतल का कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे तथा ऊपरी चट्टानों के लचीलेपन तथा गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अवस्था होने पर उत्पन्न होती है। भूकंप आने के प्रमुख कारण कौन कौन से? ऐसे ज्वालामुखी क्रिया, भू संतुलन से संबंधित समायोजन, प्लेटों की गतिशीलता, वलन, भ्रंशन तथा भूपटल का संकुचित होना, ज्वारीय भार, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। जिस तरह बैरोमीटर से दाब मापते हैं उसी प्रकार सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं भैया? सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। तो बैरोमीटर से क्या मापते हैं दोस्तों? बैरोमीटर से वायु दाब मापने का यंत्र है। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापने का यंत्र है। पायरोमीटर से उच्च तापमान को मापने का यंत्र है। फैदोमीटर क्या है? फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है।